नैना लोन की एप्लीकेशन लेकर जगदीप के पास आई थी। जगदीप ने उसके मासूम और परेशान चेहरे को ध्यान से देखा था और कहने लगा कि मैं तुम्हें पूरे 6 लाख रुपए नहीं बल्कि 25 लाख रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं कर लूंगी जो भी आप कहेंगे। वो उंगलियां चटकाकर बोली थी। अच्छा तो मुझे एक बच्चा चाहिए, तुम्हारे वजूद से। 1 साल के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी? जगदीप ने उसकी आंखों में देखा तो उसने कहा कि जी, मुझे मंजूर है। वो पहले तो हिचकिचाई मगर फिर राजी हो गई थी। नैना के पिता कैंसर के पेशेंट थे। जगदीप शादी करके नैना को उसे अपने फ्लैट पर ले गया था। वो पहले से ही शादीशुदा था लेकिन निसंतान था। फिर पहली रात उसने नैना के साथ गुजार दी थी। उसकी शर्म और मासूमियत को देखकर वो, प्लीज सर, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। मेरे पिता बहुत तकलीफ में हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नैना की आवाज़ घबराई हुई थी। मैं कुछ नहीं कर सकता मिस नैना। इतने बड़े लोन के लिए आपको बॉस से बात करनी पड़ेगी। वो हर हफ्ते आते हैं, फैक्ट्री का चक्कर लगाने के लिए सारी एप्लीकेशन देखते हैं, लोन की हो चाहे डोनेशन की हो। मैं आपकी एप्लीकेशन भी इस हफ्ते उनके सामने पेश कर दूंगा। अगर उन्होंने उसे अप्रूव कर दिया तो आपका लोन पास है, वरना मैं इस सिलसिले में आगे कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर ने साफ हाथ जोड़ दिए थे। उसने कहा कि ठीक है सर, भगवान करे कि बॉस मेरा लोन अप्रूव कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा वो फाइल कंप्लीट कर देना जो मैंने आपको भिजवाई थी। मुझे आज ही चाहिए। वो काम करने में वैसे ही बहुत फास्ट थी। मैनेजर की बात पर सर हिलाती हुई अपने केबिन में आकर बैठ गई थी और तेज तेज हाथ चलाते हुए वो हर काम कर रही थी। जब अवनी उसके पास चली आई थी। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो अपनी दिखावे भरी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी। यार, आज लंच में सब लड़कियां बाहर से खाना मंगवा रही हैं। अगर तुम भी मंगवाना चाहती हो और हमारे साथ बैठकर लंच करना चाहती हो तो 2,000 रुपये दे दो। अवनी के हाथ में और भी पैसे मौजूद थे, जिसको देखकर नैना अजीब सा महसूस कर रही थी। उसके पर्स में सिवाय 300 रुपये के एक भी रुपया नहीं था, और वो भी बस किराया था। वो शर्मिंदगी छुपाकर कहने लगी कि नहीं, वो आज खाना घर से ही लाई है। वो साफ साफ झूठ बोल रही थी और अवनी को पता भी चल गया था। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी मैडम, और वो कंधे उचकाती हुई आगे वाली टेबल पर चली गई थी। नैना तो अक्सर ही अपना दोपहर का खाना गोल कर देती थी। कभी तो घर से लाती ही नहीं थी, और कभी लाती थी तो वो किसी के साथ बैठकर खाने के काबिल नहीं होता था। घर की इतनी परेशानियां जो उसके सर पर थी, जब से उसके पिता को कैंसर हुआ था, वो लोग निवाले भी गिन गिन कर खा रहे थे। उसकी माँ हर समय रोती रहती थी। उसका सोने का सेट बिकने के बावजूद भी वो दिन रात परेशान रहती थी। तीनों ही बहनें जॉब कर रही थी। पिता की, बहन की दवाइयाँ, सेहतमंद खाना, हर हफ्ते होने वाली कीमोथेरेपी, जिसमें हजारों रुपए खर्च हो रहे थे। आज भी वो पूरे 6 लाख रुपए की लोन की रकम के लिए एप्लीकेशन लेकर मैनेजर के पास आई थी। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ बॉस के फैक्ट्री में आने का, और वो तो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आते थे। मेरी शिद्दत से चाहत है कि मोनिका और तुम मेरी उन चाहतों पर बंद नहीं बांध सकती। जगदीप के माथे पर शिकन और शब्दों में सीरियसनेस आ गई थी। अगर जगदीप तुम्हारी चाहत है तो मैं क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मैं मां नहीं बन सकती तो आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर वाले की तरफ से देर है। जब वही हमारी गोद में संतान नहीं डाल रहा तो सिर्फ कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ना ही मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त दूंगी। मैं अपने पति को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कर सकते हो जगदीप। वो टिश्यू से अपना मेकअप साफ कर रही थी। जगदीप ने अपने होंठ भींच लिए। तभी उसे ख्याल आया कि ये समय गुस्सा दिखाने का नहीं, बल्कि वो ये मामला नरमी से सुलझाएगा। तभी वो वहां से उठकर मोनिका के सामने आया कि मैं सिर्फ एक औलाद चाहता हूँ हमारी जिंदगी में, और तुम क्या समझती हो कि मैं दूसरी शादी के लिए मरा जा रहा हूँ, या फिर मुझे तुम में दिलचस्पी, या फिर तुमसे मोहब्बत नहीं है? अरे मैं भी अपना नाम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पिता बनने की खुशी देखना चाहता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मोनिका। मैं सोच रहा हूँ कि कोई तो ऐसी औरत होगी जो हमारी मदद कर दे। उसके नरम अंदाज पर मोनिका उसकी तरफ पलटी थी। जगदीप, हम किसी का बच्चा भी तो गोद ले सकते हैं ना? मोनिका ने जगदीप की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मोनिका, मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून चाहिए,
जो मेरा खून हो, जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ता हो। हम किसी का बच्चा गोद ले लेंगे तो वो हमारा खून नहीं कहलाएगा, और हाँ, पराया खून पराया ही होता है। जगदीप ने मुंह बनाते हुए कहा। तो कौन होगी ऐसी औरत जो शादी करे, बच्चा पैदा करे और फिर तुमसे डाइवोर्स ले ले? ऐसा नहीं होता है जगदीप। मैं किसी दूसरी औरत की परछाई भी तुम्हारे ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का होगा मोनिका। जगदीप ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी, मगर वो सोच में पड़ गई थी। अच्छा ठीक है, देख लो, लापरवाही से कहकर उसने अपनी जान छुड़ाई थी। कौन होगी भला ऐसी औरत जो तुमसे शादी करके बच्चा पैदा करेगी और फिर तलाक लेकर तुम्हें छोड़ने पर तैयार भी हो जाएगी? मोनिका को यकीन था कि जगदीप को ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलने वाली है। वो खुशी से मुस्कुराने लगी थी। 10 साल हो गए थे मोनिका और जगदीप की शादी को, लेकिन शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही पता चल गया था उन दोनों को कि मोनिका कभी मां नहीं बन सकती, वो बांझ है। लेकिन वो फिर भी जगदीप से यही कहती थी कि ऊपर वाले के फैसले का इंतजार करो। मगर जगदीप ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी एक बांझ औरत है। जब ये बात उसे पता चली तब तक बहुत देर हो गई थी। जगदीप की छोटी बहन परिणीति मोनिका के भाई अंगद से मोहब्बत करती थी। अभी 6 महीने पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। ऐसे में वो ना उसे छोड़ सकता था और ना ही दूसरी शादी कर सकता था, क्योंकि उनके परिवार में दूर दूर तक दूसरी शादी का रिवाज नहीं था। जब शादी को 5 साल गुजर गए थे, तब जगदीप के अंदर बच्चे की चाहत जड़ पकड़ने लगी थी। वो पिता बनना चाहता था, और जब दूसरे पिता और बच्चों को एक साथ देखता तो उसके मन में भी पिता बनने की कमी महसूस होती थी। जब भी वो किसी फैमिली फंक्शन में जाता, वहां मिलने वाले उसके दोस्तों के किसी के 2 बच्चे होते तो किसी का एक, लेकिन उसकी जिंदगी को देखकर जगदीप को अपनी खाली जिंदगी का एहसास होता था। बच्चे तो उसे शुरू से ही बहुत पसंद है। मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ मोनिका। क्या करोगे इलाज करवाकर? डॉक्टर ने तो तुम्हें पहले ही कहा है कि मेरे अंदर बांझपन की बीमारी है, मैं कभी मां नहीं बन सकती। उसने अपनी जान छुड़ाई थी। कभी कभी वो ये भी कह देती थी कि ऊपर वाला हमारी गोद भर देगा, सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति छोड़कर किसी दूसरी औरत का ख्याल अपने दिल में न लाए। और इलाज के नाम से कहती थी कि मेरा इलाज नहीं हो सकता, मैं बांझ औरत हूँ। क्योंकि वो खुद भी बच्चों की शौकीन नहीं थी, उसे ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी लगती थी। दिन ब दिन वो जगदीप से लापरवाह होती जा रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन पार्टी में जाना, शॉपिंग करना, डिनर अटेंड करना, बस यही उसका मनपसंद कार्य था। एक बात का उसे यकीन था कि जगदीप ना तो कभी उसे डिवोर्स देगा और ना ही दूसरी शादी करेगा। बस वो इसी घमंड में उसकी लगाम बहुत ढीली छूट चुकी थी। जगदीप को याद नहीं था कि कब वो दोनों आखिरी बार बिस्तर पर इकट्ठे हुए थे। उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताए हुए महीनों गुजर जाते थे। जगदीप जवान, हैंडसम और सुंदर लड़का था। उसे हर लम्हे ज़रूरत पड़ती थी एक औरत की मोहब्बत की। लेकिन मोनिका को इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। कुछ घरेलू टेंशन है, औलाद न होने का दुख, तो कुछ पत्नी की लापरवाही थी, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से भरा होता जा रहा था और जज्बात से परेशान इंसान बनता जा रहा था। सिर्फ 30 साल का होने के बावजूद भी उसका दिल किसी 50 साल के आदमी की तरह अपनी जिंदगी से लाचार हो गया था। भाभी से बात करो, किसी औरत से अपने एक बच्चा करो, दोनों मिलकर उसे पाल लो, वो बच्चा तुम्हारा ही होगा। अगर तुम दूसरी जगह जाओगे तो ये याद रखना, वो औरतें न जाने कितने आदमियों के साथ सोती हैं और फिर गंदा खून कभी न कभी असर दिखा ही देता है। आजकल शरीफ लड़कियां भी मजबूरी की वजह से बड़े बड़े काम कर लेती हैं, और फिर तुम शादी करोगे 1 साल के लिए, कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। उसके दोस्त ने उसे एडवाइस दी थी, तभी मोनिका भी इस बात पर राजी हो गई थी। तब जाकर वो बहुत खुश हुआ था। औलाद की चाहत उसे सब कुछ करने पर मजबूर कर रही थी। वो टेबल पर पड़ी एप्लीकेशन देख रहा था। आज 1 हफ्ते के बाद, जब वो सिर्फ 2 घंटे के लिए फैक्ट्री आया था। ये किसकी एप्लीकेशन है? उसने ध्यान से देखते हुए इस पर्चे पर नजर दौड़ाई थी, जिसमें 6 लाख रुपए की लोन की एप्लीकेशन थी। सर, मिस नैना शुक्ला के पिता कैंसर पेशेंट है, बहुत परेशान है बेचारी, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। कह रही थी कि सैलरी से वो हर महीने कुछ पैसे कटवाती रहेगी। 10-12 बार वो मुझसे कह चुकी है कि मैं आपसे इस बारे में बात कर लूं, लोन के लिए। जगदीप सोच में पड़ गया था। देख लो, झूठ तो नहीं कह रही है लड़की, सिर्फ लोन लेने का बहाना तो नहीं है। सर, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ कह रही है। उनके गेटअप से आप पहचान लेंगे कि वो बहुत ही ज़रूरतमंद लड़की है।
अच्छा ठीक है, बुला लो इस लड़की को। मैनेजर फौरन ही नैना को बुलाने के लिए चला गया था। दूसरी तरफ वो सुबह से प्रार्थना कर रही थी, जब से मैनेजर ने उसे बताया था कि आज फैक्ट्री में बॉस आएंगे। चलिए मिस नैना शुक्ला, आज का दिन आपके लिए खुशनसीब है। बॉस आपको बुला रहे हैं, आपको अपने ऑफिस में। ये सुनकर उसे खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन साथ ही बहुत डर भी महसूस हो रहा था और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। शायद किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत मुश्किल होता है। घबराई हुई वो लाल चेहरे के साथ झिझकते हुए अंदर आई थी। जगदीप, जो मोबाइल पर आए हुए मैसेजेस देख रहा था, सामने खड़ी सुंदर सी लड़की का चेहरा देखता रह गया। वो बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल किसी परी के जैसी लग रही थी। गुड मॉर्निंग सर कहकर वो अंदर खड़ी उंगलियां चटका रही थी, जबकि वो हैरान था। मामूली से कपड़ों में, जो कि कई बार के धुले हुए कपड़े थे, पैरों में सिंपल सी चप्पल थी, चेहरे पर दूर दूर तक मेकअप नहीं था और जहां से मासूमियत टूटकर उसके चेहरे पर बरस रही थी। आपने लोन के लिए एप्लीकेशन दी है? जगदीप ने कहा, जिसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था, जबकि जुबान पर शब्द कुछ और आए थे। जी सर, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की। मैं एक एक रुपया आपको वापस कर दूंगी, लेकिन अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पिता कैंसर पेशेंट हैं, हर हफ्ते उनके इलाज पर अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। वो बहुत ही तकलीफ में है सर। वो गड़बड़ाते हुए शब्दों में न जाने क्या क्या कहे जा रही थी। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा आपको लोन, अपने पिता के इलाज के लिए। आप शाम को 6 बजे आ जाइएगा ऑफिस में। नैना ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन फिर हैरान भी हुई थी। लेकिन सर, कल तो संडे की वजह से ऑफ होगा ना? वो परेशान हुई। उसका चेहरा देखकर जगदीप कहने लगा कि जी ऑफ होगा, लेकिन मैं आऊँगा किसी ज़रूरी काम फैक्ट्री में चक्कर लगाने के लिए, तो आप 6 बजे तक आ जाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। वो धन्यवाद करती हुई नज़रों से देखती हुई वापस पलट गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि जगदीप का दिमाग न जाने कौन से ताने बाने बुन रहा था। घर आकर वो माँ के सामने चहक रही थी, लो, मैं तो इतना डर रही थी कि बॉस के पास जाने से भी, लेकिन वो तो इतने अच्छे और नरम दिल इंसान निकले, इतने मीठे शब्दों में मुझसे बात कर रहे थे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरे लोन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हारी भोली शक्ल को देखकर फौरन ही राजी हो गए होंगे वो। रोशनी उसे मुस्कुराते हुए छेड़ रही थी, क्या पता ऐसा ही हो। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे, दीदी हम पापा को अच्छे वाले अस्पताल में ले जाएंगे। उसने पापा के दोनों हाथ थाम लिए थे। वो तकलीफ से मुस्कुरा दिए थे। इतनी तकलीफ उन्हें अपनी बीमारी की नहीं थी, जितनी अपनी बेटियों की परेशान चेहरे को देखकर होती थी। ऊपर वाले ने उन्हें 3-3 बेटियां दी थीं। तीनों की तीनों बहुत समझदार और मेहनती थीं। रोशनी सबसे बड़ी थी, जो स्कूल में टीचिंग करती थी। उसके बाद नैना थी, जो कंपनी में जॉब करती थी, जबकि सबसे छोटी किरण थी। घर में ही बच्चों को न सिर्फ ट्यूशन पढ़ाती थी, बल्कि माँ के साथ घर के काम भी किया करती थी। लेकिन इस समय उस घर पर बहुत बुरा टाइम चल रहा था। संदीप शुक्ला की होने वाली अचानक बीमारी संदीप शुक्ला की होने वाली अचानक बीमारी कैंसर के रूप में सामने आई थी। घर का सामान तक बिकना शुरू हो गया था, लेकिन वो तीनों बहनें हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। जहां तक मुमकिन हो रहा था, वो अपने पिता का बेहतर से बेहतरीन इलाज करवाना चाहती थी। इसलिए नैना ने लोन की एप्लीकेशन लगाई थी। दूसरे दिन वो शाम की ठीक 6 बजे फैक्ट्री पहुंच गई थी। हालांकि आज सबकी छुट्टी थी, सिवाय सिक्योरिटी गार्ड और कुछ एक दो ऑफिस स्टाफ के कोई भी नहीं आया था। लेकिन बॉस ने उसे इसी समय बुलाया था। जैसे ही वो गेट पर आई थी, तो गार्ड ने उसे फौरन गेट खोलकर अंदर जाने को कहा था, क्योंकि जगदीप ने उसे पहले ही कह दिया था कि कोई लड़की आएगी तो उसे गेट पर रोकने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसे अंदर भेज देना। इसलिए वो फौरन अंदर चली आई थी। सामने ही लैंड क्रूज खड़ी हुई थी। वो समझ गई थी कि जगदीप ओबराय उस समय फैक्ट्री में ही मौजूद हैं। कुछ लम्हे के बाद ही उसने नैना को अपने ऑफिस में बुला लिया था। अब वो उसके सामने खड़ी थी। जगदीप उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। सादगी में लिपटा हुआ चेहरा। वो बहुत ज़्यादा झिझक महसूस कर रही थी। शायद किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। पवित्रता और मासूमियत का हसीन इंतज़ार आज उसने पहली बार देखा था। आपको 6 लाख रुपए की ज़रूरत है? वो ठहर ठहर कर बातचीत करने लगा। नैना उंगलियां चटकाते हुए कहने लगी कि जी सर, मैं ये पैसे अपने पेमेंट में से हर महीने कटवाती रहूंगी। कभी अपने काम में शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगी और ना ही कोई छुट्टी करूंगी। खूब कोशिश करूंगी
ताकि जल्द से जल्द आपके लोन के पैसे चुका सकूं। ठीक है मिस नैना, आपको लोन मिल जाएगा। 6 लाख रुपए नहीं बल्कि 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। नैना की आंखें फट पड़ी थीं। उसने हैरानी भरे शब्दों में कहा, क्या सर, सच? उसको इतनी ही बड़ी रकम की ज़रूरत थी क्योंकि घर में उसके पिता का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी था, वरना उनका कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता। तभी वो जल्दी से कहने लगी कि सर, मुझे पैसों की तो बहुत ज़रूरत है। अब आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर इतनी रकम चुकता करने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। जगदीप कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर थोड़ा ध्यान से उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहने लगा कि आपको रकम के पैसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, लेकिन अगर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। वो उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहने लगा, मगर वो काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आराम से मेरी बात मानकर इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकती हैं। इससे आपके घर की बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। दरअसल मिस नैना, मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे। उसके वजूद से मुझे एक बच्चा चाहिए। उसके खाने पीने का और डॉक्टर का सारा खर्च वो सब मेरी जिम्मेदारी होगा। बस जैसे ही बच्चा पैदा होगा मैं उस लड़की को आज़ाद कर दूंगा। मगर आप मेरा ये काम कर देंगी तो मैं आपको न सिर्फ 25 लाख रुपए की रकम मिलेगी, बल्कि मैं आपके पिता का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। जगदीप ये बात करते हुए बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नैना थी। वो उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, जो बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। उसकी नजरें जमीन पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। आप बताइए तो मुझे, कोई जवाब तो दीजिए। जगदीप अंदर से घबरा रहा था। कोई भी लड़की अगर ये बात सुनती तो रिएक्ट करती, वो यही सोच रहा था। लेकिन नैना की खामोशी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। सर, सच में आप मेरे पिता के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे? वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? क्या जल्द से जल्द? उसके मुंह से शब्द भी निकले थे तो वो ये थे। जगदीप को थोड़ा सुकून मिला था। क्यों नहीं, जब मैंने आपसे वादा किया है तो मैं उसे पूरा भी करके रहूंगा, लेकिन बदले में आपको भी मेरा ये काम करना होगा। कि आप इस बात पर एग्री हैं? ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और कुछ नहीं। बच्चा हो जाने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती। मुझे और मेरी पत्नी को एक बच्चे की ज़रूरत है, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ मेरा खून हो, और ये ज़रूरत सिर्फ आप पूरी करेंगी। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर सर झुकाकर कहने लगी कि ठीक है सर, मुझे मंजूर है। जगदीप को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से राजी हो जाएगी। वो फौरन ही कहने लगा कि ठीक है, मैं आधी ज़रूरत आपकी आज ही पूरी कर देता हूँ और आधे पैसे मैं शादी के बाद दूंगा। जब तक आपके पिता का इलाज चलता रहेगा उनके इलाज की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। नैना ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था, वो भी बिना सोचे समझे। लेकिन अगर उसके ऐसा करने से घर की परेशानियां दूर होने वाली हैं तो वो उसे मंजूर था। जगदीप फौरन ही उसे अपने साथ आने का कहने लगा था। वो एक भारी रकम उसे निकलवा कर देने वाला था। उसकी इतनी बड़ी चाहत जो पूरी होने वाली थी। यार, मैंने तुम्हारी बात पर ही ध्यान दिया है। मैं तो सोच रहा था कि मैं जिस लड़की से ये बात करूंगा वो मुझ पर गुस्सा करेगी, मुझे बातें सुनाएगी, लेकिन वो तो बड़ी आसानी से मान गई। शाम को वो अपने एक पक्के दोस्त सचिन के पास बैठा हुआ था और उसे पूरी डिटेल बता रहा था। अच्छा, वो लड़की इतनी आसानी से मान गई तो फिर ज़रूर कोई गलत लड़की होगी। इन जैसी लड़कियों के लिए ऐसे काम कोई मुश्किल नहीं होते। सचिन की बात सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गया था। लेकिन वो लड़की चेहरे से तो बिल्कुल भी कैरेक्टरलेस नहीं लग रही थी, बल्कि जिस तरह से उसके चेहरे पर मासूमियत और पवित्रता थी, उसका मासूम चेहरा चीख चीख कर उसकी पवित्रता की गवाही दे रहा था। क्या सच में ही वो लड़की ऐसी थी? तभी तो इसने इतने आराम से मेरी बात मान ली है। वो सोचे बिना नहीं रह सका था। 3 दिन के बाद वो नैना से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाला था। नैना ने जैसे ही जगदीप ओबराय के दिए हुए पैसे रोशनी को लाकर दिए तो वो हैरान रह गई थी। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? दीदी, क्या बताऊँ आपको, मैंने एक हकीकत आपसे छुपाई है। जिस फैक्ट्री में मैं जॉब करती हूँ वहाँ की बॉस ने पसंदीदगी जाहिर की है। वो मुझ में इंटरेस्ट रखते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं दीदी। उन्होंने पिताजी के इलाज के मामले में मेरी मदद की है और वो आगे भी ऐसे ही मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप प्लीज़ माँ और पिताजी से बात करिए। छोटी बहन नैना के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन रोशनी हैरान रह गई थी। नैना ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात गोल कर दी थी। सिर्फ इतना बताया था कि शादी होगी और शादी के बाद जगदीप ओबराय
उसके पिता का इलाज करवाएगा, मगर ये नहीं बताया था कि बच्चा हो जाने के बाद उसकी ये शादी खत्म भी हो जाएगी। क्या तुम सच कह रही हो? वो इतना अमीर आदमी तुम में इंटरेस्ट ले रहा है, बल्कि उसने शादी का भी कहा है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। रोशनी भी खुश हो गई थी। फिर उसने ही अपनी माँ और पिताजी को भी राजी कर लिया था। नैना ने ये बात सबसे छुपा ली थी कि जगदीप और उसका क्या मामला तय हुआ था, और वो लोग हैरान थे कि वो इतना मेहरबान इंसान है जो कि उनके पिता का इलाज करवाना चाहता है। बड़ी मुश्किल से उसके माता पिता इतनी जल्दी शादी करने पर राजी हुए थे। हालांकि वो पहले अपनी बड़ी बेटी रोशनी की शादी करना चाहते थे, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि अगर मजबूरी में पहले छोटी बेटी की शादी हो रही थी और इतनी बड़ी परेशानी सॉल्व हो रही थी, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर बेटी को अच्छा और अमीर हमसफर भी मिल रहा था। नैना के लिए यही बहुत था। उसने जगदीप को कॉल करके बता दिया था कि 3 दिन के बाद उनकी शादी होने वाली थी। सर, क्या आपने मिस नैना शुक्ला के लोन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया था? इतने दिन हो गए हैं, वो ऑफिस से नहीं आ रही हैं। लगता है उनकी जगह किसी दूसरे का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। मैनेजर बहुत परेशान था और अपने बॉस से सवाल कर रहा था। जगदीप खामोश रहा। फिर वो कहने लगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, रख लीजिए किसी दूसरे वर्कर को उसकी जगह पर। मैनेजर परेशानी से कहने लगा, लेकिन सर, अगर आपने चेक पर साइन कर दिए हैं और उन्होंने जॉब छोड़ दी है, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। वो अपनी ही धुन में था। कोई भी नहीं जानता था कि मिस नैना शुक्ला, जो इस ऑफिस में एक वर्कर की हैसियत से अपने पद पर कार्यरत थीं, कुछ दिनों बाद वो जगदीप ओबराय की पत्नी बनने जा रही हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर 2 गवाहों की उपस्थिति में जगदीप ओबराय और नैना शुक्ला की शादी हो गई थी। किसी के भी रिश्तेदार या दोस्त इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। जगदीप का सिर्फ एक ही दोस्त था, सचिन, जबकि नैना की बड़ी बहन रोशनी और माता पिता के अलावा कोई भी इस शादी में शामिल नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद उन दोनों की शादी संपन्न हुई थी। नैना के घर वाले बहुत खुश थे। आखिरकार इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक उनकी बेटी से शादी कर रहा था। लेकिन हकीकत क्या है, ये कोई भी नहीं जानता था। ये बात सिर्फ जगदीप और नैना ही जानते थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। 1 साल के बाद जब इसके बावजूद एक बच्चा जन्म ले लेगा, तो जगदीप उसे डाइवोर्स देकर हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। नैना के माता पिता की चाहत थी कि उनका दामाद उनके घर जरूर जाए, जहां पर उसका स्वागत किया जाए और उनकी बेटी की विदाई की रस्म उनके अपने घर से ही हो। जगदीप इस शर्त पर राजी हो गया था। दोनों ने अपने गले में वरमाला पहनी हुई थी। जगदीप के लगाए हुए महंगे परफ्यूम की वजह से उनके पूरे घर में महक फैली हुई थी। इस शानदार पर्सनैलिटी वाले इंसान को देखकर उसके घरवाले अपनी बेटी के भाग्य पर घमंड कर रहे थे, जबकि हकीकत कोई नहीं जानता था। न जाने उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी या आबाद। इसका फैसला तो शायद वक्त ही करेगा। वो जो दोबारा उसके सामने बिल्कुल सादगी भरे रूप में आई थी और आज वो पहचानी भी नहीं जा रही थी। जगदीप ने एक बार उसे देखा, फिर नजर फेर ली थी। वो लगातार नजर नीचे करके बैठी हुई थी। शर्मा तो ऐसे रही थी जैसे मेरे अलावा कभी किसी को खुश नहीं किया। न जाने कितनों के साथ वो ये सब कुछ कर चुकी होगी। जब से सचिन ने उसे इस बारे में कहा था कि वो लड़की इतनी जल्दी कैसे मान गई, तब से ही वो शक का शिकार हो बैठा था कि ये लड़की ठीक नहीं है, तभी तो इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने पर राजी हो गई। हल्के नीले कलर का सूट पहने वो अपने घर से विदा हुई थी, लेकिन जगदीप ने उसे पहले ही सारी शर्तें बता दी थी कि उसकी बिना इजाजत के वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेगी और उसे बताए बिना वो कहीं भी नहीं जा सकती। जब भी उसे किसी से मिलना होगा, तो पहले उसे जगदीप की इजाजत लेनी जरूरी होगी। हालांकि वो 1 साल बाद ही शायद अपने घर वालों से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन वो एक बात पर बहुत खुश थी कि उसके पिता का प्रॉपर इलाज हो जाएगा। अभी उनकी बीमारी ने इतना जोर नहीं पकड़ा था। इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो सकते थे। उसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। वो अपने वजूद, अपने दिल के बारे में तो सोच ही नहीं रही थी। न उसे अपनी खुशियों की कोई परवाह थी, क्योंकि उसका दिल हर खुशी से खाली था। वो झुके हुए सर के साथ गाड़ी में बैठी थी। फिर वो उसे लेकर फ्लैट में आ गया था। मोनिका की बिना इजाजत लिए उसने नैना से शादी कर ली थी, लेकिन मोनिका ने उसे कह दिया था कि वो जिससे चाहे अपना बच्चा पैदा कर सकता है। उसने सोच लिया था कि वो मोनिका को इस शादी के बारे में बताएगा जब नैना प्रेग्नेंट हो जाएगी, और उसके लिए उसके साथ उसे वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही वो उसे लेकर फ्लैट पर आया था, फ्लैट का हुलिया पूरी तरह से चेंज हो गया था। ये फ्लैट जगदीप ओबराय का ही था। वो कभी कभी यहाँ अपने दोस्तों को लेकर आ जाता था। रात को देर रात तक
वो लोग बातें करते रहते थे, पार्टी करते रहते थे, हंसी मजाक किया करते थे, एंजॉयमेंट करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि जगदीप ने इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका था। लेकिन आज इस फ्लैट की उसने दोबारा सफाई करवाई थी। 1 साल तक वो नैना को इसी फ्लैट में अपने साथ रखने वाला था। कम उम्र की मासूम लड़की ने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया, लेकिन आज इस फ्लैट में जगदीप के साथ आते हुए उसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। शायद वो उसके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए गया था। वो सहम कर कमरे में वापस आ गई थी। कमरा हर तरह की सुविधा से भरा हुआ था। एसी की ठंडक के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। फिर वो बेड के कोने पर टिक गई थी। जगदीप ने उसे खाना खाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया था कि उसे अभी भूख नहीं लग रही थी। वो तो आने वाले लम्हों के बारे में सोच रही थी और अजीब अजीब महसूस कर रही थी। उसके साथ एक बैग मौजूद था जो उसकी बहन रोशनी दीदी और माँ ने उसके साथ दे दिया था। उसमें उसकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। तुम चाहो तो कपड़े चेंज कर सकती हो। जगदीप की भारी आवाज़ पर उसका दिल कांपने लगा था। वो शर्माई उलझाई सी उठी थी, फिर सीधी वॉशरूम में चली आई थी। जगदीप को उसकी झिझक देखकर गुस्सा आ रहा था कि कैसे नाटक कर रही है ये लड़की। सचिन बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये मिडिल क्लास लड़कियां पैसों की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। शायद उसने किसी और के साथ भी ऐसे टाइम स्पेंड किया होगा, और अब देखो मेरे सामने शर्माने का कितना नाटक कर रही है। उसने गुस्से से अपने दिल में सोचा था, फिर कमरे से बाहर चला गया था। काफी देर तक वो लाउंज में बैठा रहा। काफी देर के बाद वो कमरे में आया था। उसकी नजर जैसे ही नैना पर पड़ी तो वो अभी तक ऐसे ही कोने में बैठी हुई थी, शायद उसका इंतजार कर रही थी। नैना सोच रही थी कि अगर वो सो जाएगी तो शायद जगदीप उस पर नाराज होगा या फिर गुस्से का इजहार करेगा। इसीलिए हालांकि इतनी नींद आने के बावजूद भी वो लगातार जाग रही थी। मेरा ख्याल है कि हमें सो जाना चाहिए। जगदीप ने लाइट्स ऑफ की तो नैना का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। उसके वजूद में कपकपाहट सी उतर आई थी, लेकिन जगदीप ने उसके साथ बहुत नरमी का बर्ताव किया था। इस सब के बावजूद कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ये देखकर वो हैरान रह गया था कि वो आखिर इतना क्यों घबरा रही है, क्यों इतना डर रही है। जगदीप खुद भी अपने दिल की कंडीशन पर हैरान रह गया था। पहली बार वो अजीब सी फीलिंग्स अपने दिल में लेकर नैना के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो शर्म और घबराहट से पिघल रही थी। जगदीप को कई सालों बाद किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आया था। वो अपने वजूद को, अपने दिल को एक अजीब सुरूर में लिपटा हुआ महसूस कर रहा था। जबकि नैना ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। वो सीधी वॉशरूम में चली गई थी। तभी जगदीप की नजर बेड पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो लड़की जिसे वो गलत और कैरेक्टरलेस समझ रहा था, वो इस सब पहले भी किसी के साथ कर चुकी होगी, लेकिन बेड की रंगीन चादर उसकी पवित्रता की गवाही दे रही थी। वो उठकर बैठ गया और एकदम गुस्सा रह गया था। वो खामोश चेहरा, वो सिंपल लड़की न सिर्फ अपना शरीर बल्कि अपनी इज्जत भी जगदीप ओबराय के नाम कर चुकी थी। नैना फ्लाइट की खिड़की में खड़ी सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी। आज उसकी शादी की पहली सुबह थी। जगदीप अभी तक सो रहा था, जबकि वो सुबह सवेरे ही जाग गई थी। उसे वो कहानी याद आ रही थी जिसमें एक राजकुमारी को एक गुफा में कैद कर दिया जाता है। क्या वो भी इसी राजकुमारी की तरह इस फ्लैट में कैद होकर रहेगी? क्योंकि जगदीप ने उसे पहले ही कह दिया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कि वो उसकी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकती। जहाँ भी जाना होगा हमेशा उससे पूछकर ही जाएगी। वो गहरी सोच में थी। अभी तक उसे अपने वजूद पर जगदीप की छुअन की खुशबू महसूस हो रही थी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। इससे पहले कभी उसे किसी ने छुआ भी नहीं था और ना ही उसने किसी के सपने देखे थे। रात को जिस तरह वो उस पर अपने जज्बात की बरसात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई दूसरी औरत नहीं। लेकिन वो कैसे भूल सकती है कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। जैसे ही जगदीप का बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा, वो उसे डाइवोर्स देकर फ्री कर देगा और अपनी पत्नी के पास उस बच्चे को लेकर चला जाएगा। ये बातें सोचते हुए उसका दिल बोझल हो गया था। दूसरी तरफ जगदीप जैसे ही सोकर उठा, उसकी नजरें सीधी वॉल क्लॉक पर पड़ी थी। आज कितने दिनों के बाद उसे सुकून की नींद आई थी। आज उसका दिमाग भी बहुत हल्का हल्का सा था। फैक्ट्री मीटिंग, अपॉइंटमेंट, सब कुछ वो इग्नोर करके उस बिस्तर पर सुकून की नींद पूरी रात सोता रहा था। फिर उठकर वॉशरूम में चल दिया था।
जैसे ही वो बाहर आया तो सामने ही वो खिड़की के पास खड़ी हुई थी। उसके आधे गीले बाल हवा से उड़ रहे थे। जगदीप की खुशबू लाउंज में फैली तो नैना ने फौरन ही पलटकर देखा था। वो कब से सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं चला। आज जगदीप कभी ऑफिस जाने का कोई मूड नहीं था। नाश्ता किया तुमने? उसके पूछने पर नैना के चेहरे पर गुलाबी रंग बिखर गया था तो फौरन कहने लगा, 1 साल तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो उसके दिल से हर गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। फिर उसने नाश्ते का ऑर्डर देकर खुद टीवी देखना शुरू कर दिया। वो भी करीबी सोफे पर बैठी नाखून से नील पॉलिश खुरच खुरच कर उतार रही थी। मेरा ख्याल है कि हम जितने करीब रहेंगे उतनी ही जल्दी बच्चा भी इस दुनिया में जन्म लेगा। इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, बल्कि कल यहाँ से जाऊंगा। फिर 1 हफ्ते के बाद ही तुम्हारे पास सब वापस आऊंगा। वो सुकून भरे शब्दों में उससे बात कर रहा था। नैना का चेहरा लाल पड़ गया था तो वो ये सुनकर ही घबरा गई थी कि अब उसे यहाँ अकेले रहना पड़ेगा, वो भी इस इतने बड़े फ्लैट में। क्या हुआ? अकेले नहीं रह सकती हो क्या इस फ्लैट में? जगदीप ने जैसे उसका चेहरा पढ़ लिया था। जी, वो मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी रहने की। उसके शब्दों का अंदाज बहुत धीमा था। ठीक है, क्योंकि अब अक्सर तुम्हें अकेले ही यहाँ पर रहना होगा जब तक तुम गर्भवती नहीं हो जाओगी। मैं मोनिका को भी तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता अभी और इसी समय कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। नैना खामोश थी। न जाने जगदीप क्यों लगातार उससे बातें किए जा रहा था। वो खुद अपने दिल की कंडीशन पर हैरान था। थोड़ी देर के बाद नाश्ता आया तो उसने नैना को ही कहा था कि टेबल पर नाश्ता लगाने को। उसकी शर्म और घबराहट को देखकर वो हैरान हुआ था। उसने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया था। शायद जगदीप के सामने नाश्ता करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। खाओ और जानदार बनो, ताकि मेरा होने वाला बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो। इसलिए शर्माना और घबराना छोड़ दो और नाश्ता कर लो। जगदीप के कहने पर वो लाल पड़ गई थी। फिर सर झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगी थी। जबकि वो नाश्ता करके अंदर कमरे में जाकर लैपटॉप खोलकर कोई काम करने लग गया था। जगदीप चाह रहा था कि नैना उसका पूरा साथ दे, लेकिन वो बहुत शर्मा रही थी। उसकी शर्माहट पर जगदीप को गुस्सा आ रहा था। वो उसे ऐसे छू रहा था जैसे कोई नाजुक गुलाब हो। उसे हैरानी हुई थी। मोनिका के साथ गुजरे हुए लम्हे उसे याद भी आए थे। कभी उसके साथ उसे इस तरह का मज़ा नहीं आया था, जैसे इस शर्म और हया की पुतली के साथ गुजरे हुए लम्हों का उस पर असर छा रहा था। एक अजीब सी खुमारी उसके वजूद पर सवार हो रही थी। अगले दिन वो ऑफिस चला आया था। सबने ही उसके खुश व्यवहार पर उसे हैरानी से देखा था। हमेशा तो वो बहुत ही सीरियस चेहरे के साथ ऑफिस आया करता था। कभी ना मुस्कुराने वाला इंसान आज बात बात पर मुस्कुरा रहा था। उसके शब्द बहुत नरम और खुशियों वाले थे। जिसने जिस चीज़ की भी चाहत जाहिर की थी उसे वो सब मिल गया था, क्योंकि उसके दिल की कंडीशन पूरी तरह से बदल गई थी। जैसे ही ऑफिस से उठकर वो घर जाने लगा, उसका दिल न जाने क्यों मचलने लगा था। लेकिन अचानक ही उसे अपनी पुरानी पत्नी मोनिका की कॉल आ गई थी। 2 दिन से गायब हो, कहाँ हो तुम? इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी घर पहुंचो। जगदीप। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी अपने ओबराय हाउस की तरफ मोड़ दी थी। फिर 3 दिन के बाद वो नैना के पास उसी फ्लैट में आया था। जगदीप को देखकर उसके चेहरे पर गुलाबी रंग बिखर गया था और होठों पे ठंडे पसीने आने लगे थे। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ी तुम्हें? मोबाइल है ना तुम्हारे पास? कुछ मंगवाना हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे एक मैसेज कर दिया करो। वो उसे नरमी से समझा रहा था। जी, सारी चीज़ है मेरे पास, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो उसे कैसे बताती कि ये 3-4 दिन उसने अकेले कैसे इस फ्लैट में गुजार दिए हैं। ज़रा सी आहट भी होती थी तो वो चौंक कर उठ जाती थी। जगदीप को देखकर उसका दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। काश वो उसे कह सकती कि वो हमेशा उसके पास रहे। वो अकेले टाइम नहीं गुजार सकती थी, उसे बहुत डर लगता है। लेकिन उसके होठ बिल्कुल खामोश थे। जगदीप ने महसूस किया था कि वो बहुत कम बात करती थी। ये शायद उनका साथ अभी ज्यादा दिन का नहीं था। उसकी मौजूदगी का खुमार जगदीप पर इस तरह छाया हुआ था कि वो दिन और रात उसके हवासों पर सवार रहती थी। वो जल्दी जल्दी घर आने लगा था, उन लम्हों को महसूस करने लगा था। इतनी खुशी तो उसे कभी मोनिका के साथ रहकर भी महसूस नहीं होती थी। और नैना की जिंदगी में आने वाला वो पहला इंसान था। वो कैसे खुद को मोहब्बत से रोक सकती थी? जब भी जगदीप उसे छूता था वो अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस करती थी। भूल जाती थी कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा है।
उसके शरीर का, उसके बच्चे का, जो वो 25 लाख रुपए के बदले में देने वाली थी। ये सोचकर उस पर घबराहट सवार हो जाती थी। अभी भी मैं ऑफिस में था, जबकि मोबाइल पर नैना का मैसेज आया, आज आप आ सकते हैं मेरे पास। उसका मैसेज देखकर वो मुस्कुराया था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उसने भी मैसेज टाइप किया था। जी, सब ठीक है, लेकिन मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसे 1 हफ्ता हो गया था नैना के पास गए हुए। रिलेटिव्स की एक शादी की वजह से वो वहां नहीं जा सका था। उसकी तबीयत के बारे में जानकर वो फौरन उठकर खड़ा हो गया था। मैनेजर को उसने बता दिया था कि वो आगे का काम देख ले, और वो सीधा गाड़ी लेकर उस फ्लैट पर पहुंच गया था। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खुला तो वो खिड़की के पास बैठी हुई थी। चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एकदम ही जगदीप ने कहा तो वो डरकर उठ बैठी थी। उसे देखकर हमेशा ही वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करती थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो। इतना कहकर वो खामोश हो गई थी। उसकी खामोशी पर जगदीप हैरान था। बताओ तो सही, क्या हुआ है, क्या बात है? जी, वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए, उससे बस इतना ही कहा गया था। क्या तुम सच कह रही हो? जगदीप हैरान था, उसका चेहरा झुक गया था। पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे शक हो रहा है, शायद ऐसी ही बात है। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी और मुस्कुराहट आई थी कि वो फूला नहीं समा रहा था। वो कहने लगा कि ठीक है, चलते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। वो उसे लेकर डॉक्टर रणवीता अग्रवाल के पास आ गया था, जिससे पहले ही वो सारे मामले तय कर चुका था। जैसे ही उन्होंने चेकअप किया तो जगदीप को मुस्कुराकर देखते हुए कहने लगी कि बधाई हो, ये गर्भवती है। आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है। जगदीप का मुंह खुला का खुला रह गया था। शादी के 10 साल के बाद उसे ये गुड न्यूज़ मिली थी, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत थी। क्या आप सच कह रही हैं डॉक्टर? वो एक बार और सच जानना चाह रहा था। जी जी मिस्टर जगदीप ओबराय, इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चल गया है कि आपकी श्रीमती प्रेग्नेंट है। डॉक्टर मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ मेडिसिन और विटामिन्स लिख देती हूँ, इन्हें रेगुलरली देनी होंगी। दूध, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल रोजाना कीजिएगा। उन्होंने एक नुस्खा लिखकर जगदीप के हाथ में थमा दिया था। वो उसे लेकर गाड़ी में चला गया था, जहाँ गाड़ी में बैठकर उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, तो वहीं दूसरी के चेहरे पर उदासी थी। नैना बिल्कुल खामोश थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि जैसे ही ये बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा, उसे इस बच्चे और जगदीप की जिंदगी से दूर होना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी उदास क्यों हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ था, जगदीप तो उसी पर फोकस कर रहा था। फिर मुझे भी अपनी औकात और हद में रहना चाहिए। मैं बेवजह इस खुशी में अपने दिल को पाल रही हूँ कि उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो अपने ऊपर दिल ही दिल में जोर जोर से हंस रही थी। उसे खामोश देखकर जगदीप कहने लगा, अब पहले से ज्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। खाने पीने का और भी किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे कॉल या मैसेज करने से घबराना नहीं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? वो ध्यान से उसे देखते हुए कहने लगा। न जाने क्यों जगदीप को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें नमी से चमक रही है। वो आंखें झुकाकर कहने लगी कि जी जी, मैं कोशिश करूंगी। मैं अपना हर तरह से ख्याल रख सकूं, इस बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हुई ना बात। वो मुस्कुरा दिया था। न जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि आज रात वो नैना के पास ही रुक जाए, लेकिन अचानक मोनिका की कॉल आ गई थी। आज उसने एक नए नवेले कपल को इनवाइट किया था, जिसकी उन्होंने कुछ दिन पहले शादी अटेंड की थी। जल्दी आ जाओ जगदीप, कहाँ हो? सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। खाने पर हमेशा से ही तुम टाइम पर नहीं आते। मोनिका फोन पर बहुत गुस्सा कर रही थी। जगदीप ने कॉल काट दी। उसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाई उभर आई थी। अभी उसने ये सब कुछ मोनिका को नहीं बताया था। थोड़ी देर के बाद उसने नैना को फ्लैट पर छोड़ दिया था। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? वो वहां से जाने से पहले उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था कि जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। जाने से पहले अचानक ही जगदीप ने उसके गाल को छुआ था, और फिर वो पलट गया था। जगदीप को देखते हुए वो अपने गाल पर हाथ रखे न जाने कितनी देर तक दंग खड़ी रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि नैना चाहते हुए भी खुद को उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार कर चुकी थी। 2-4 दिन के बाद वो उससे मिलने के लिए आया था। साथ ही उसके साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी मौजूद थी। ये संध्या जी थी। इस हालत में तुम्हारे लिए अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने एक मेड का बंदोबस्त किया है। ये 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहेंगी। मेरा तो हर रात तुम्हारे साथ गुजारना मुमकिन नहीं है। तुम समझ सकती हो ना ये बात? इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, अपने खाने पीने का भी और अपना भी।
जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो या जिस सामान की भी तुम्हें ज़रूरत हो, तुम अभी और इसी समय मुझे बता सकती हो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे कहने से पहले मैं वो सारा सामान तुम्हारे लिए मौजूद करवा दूँ। वो जो उसके आने पर ही इतना खुश थी कि उसके चेहरे पर लाली सी छा गई थी। कितना ख़्याल है नैना उसे तुम्हारा। नहीं, नहीं, उसे तुम्हारा नहीं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे की फ़िक्र है। न उसे तुम्हारे शरीर से प्यार है और ना ही तुम्हारे चेहरे से। वो तो तुम्हारी परछाई भी नहीं देखना चाहेगा जब ये बच्चा हो जाएगा। उसे बस फ़िक्र है तो अपनी आने वाली औलाद की, जिसके लिए उसने ये शादी की है। उसके दिमाग ने अपना फ़ैसला सुनाया था, तो चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो शायद उलझन में परेशान सी लग रही थी। जगदीप ने उसका उतरा हुआ चेहरा नोटिस कर लिया था। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात तो नहीं? डॉक्टर ने 1 महीने के बाद आने को कहा है ना? जी, जी, 1 महीने बाद ही बुलाया था। उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं परेशान हूँ। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। हालाँकि वो उससे बहुत अलग बातें समझा था। नौकरानी को बता रहा था कि कैसे रात के समय और दिन के समय नैना के खाने-पीने का ख़्याल रखना है। वो औरत भी ध्यान से जगदीप की बात को सुन रही थी और उसे विश्वास दिला रही थी कि वो हर तरह से नैना का ख़्याल रखेगी और कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। आज रात जगदीप उसके पास ही था। वो खुद बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि हर रात उसका दिल चाहता था कि वो नैना के करीब ही रहे, हर लम्हा उसके साथ गुजारे। कितने दिन हो गए थे, उसने मोनिका के बारे में तो सोचना भी छोड़ दिया था, लेकिन उसे इस बात की फिक्र नहीं हुई थी। उसकी अपनी भी ढेरों बिजी रहने की वजह थी। कुछ लम्हे वो उसके साथ बिताकर वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल गया था। आज भी उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा, तो अचानक ही उसकी नज़र फ्लैट की खिड़की के शीशे पर पड़ी थी। वहाँ नैना खड़ी हुई उसे जाते हुए देख रही थी। वो हैरान था और न चाहते हुए भी उसका हाथ उठ गया था। वो उसे गुड बाय कर रहा था, हाथ के इशारे से। नैना एकदम ही खिड़की से पीछे हो गई थी। जगदीप दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था। मेड संध्या के आ जाने से वो काफ़ी हद तक बिजी सी हो गई थी, वरना सारा दिन वो अकेले ही बैठी रहती थी। अभी उसे 5वां महीना लग रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, फिक्र और परेशानी उसके चेहरे पर साफ जाहिर होने लगी थी। मैम साहब जी, गर्भवती औरत को तो हमेशा खुश रहना चाहिए, फिर आपको किस बात की फिक्र है? मालिक जी आपका कितना ख्याल रखते हैं, खाने पीने का, सोने जागने का। खास तौर पर तो मुझे कह दिया है कि मैं रोज़ाना आपको 1 गिलास दूध का दिया करूं, सुबह शाम फ्रूट्स दिया करूं। कितनी फिक्र करते हैं वो आपकी। संध्या मेट के कहने पर वो खामोश रही। कैसे इस औरत को बताती कि उस आदमी को उसकी नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। मुझे तो सिर्फ एक वक्त का रास्ता बनाया गया है इस बच्चे को दुनिया में लाने का। जैसे ही ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा, वो उसे भी आज़ाद कर देगा। वो खामोश रही, बहुत ज़्यादा चुप-चुप रहने लगी थी। फिर आज वो दोपहर में आ ही गया था, उसका हाल-चाल पूछने के लिए। जैसे ही घर के अंदर आया, तो संध्या मासी डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। उसे नमस्ते करके वो किचन में उसके लिए पानी लेने के लिए चली गई थी। वो भी लाउंज में आ गया था। उसकी नज़रें नैना को तलाश कर रही थी, तभी वो मुस्कुरा दिया था। वो सोफे पर सो रही थी, बिल्कुल बेफिक्र और मासूमियत के साथ। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। शायद वो टीवी देखते देखते यहीं पर सो गई थी। शरीर पहले से ज्यादा भर गया था। चेहरे पर माँ बनने की चमक छाई हुई थी। एक अलग ही तरह का ग्लो उसके चेहरे पर आ रहा था। वो उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरों का एहसास था या फिर किसी बुरे सपने का डर। वो एकदम ही चौंक कर उठ बैठी थी। उसकी नजरें सामने सोफे पर बैठे हुए जगदीप पर पड़ी थी। वो गहरी नींद से जागी थी, इसलिए होशो हवास खो बैठी थी। जगदीप उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं ही हूँ यहाँ पर। उसके कहने पर वो होठ भींचने लगी थी। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? वो बड़ी नरमी से उससे बातचीत कर रहा था। जी बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है चेकअप के लिए। उसका अंदाज बहुत ही मीठा था। आखिरकार उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी जो पूरी होने जा रही थी। नैना ने सर हिला दिया था। जैसे ही वो उठने लगी, तो अचानक ही जोरदार चक्कर उसे आ गया था। वो अपना सर थाम कर रह गई थी। जगदीप उसे देखकर परेशान हो गया था। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? नैना, मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो उसे बेचैन नजरों से देख रहा था। पता नहीं क्या हुआ है, चक्कर से आ रहे हैं। उसके चेहरे पर बहुत कमजोरी थी, तो उसने जल्दी से संध्या मासी को बुलाया था। क्या हुआ मासी, क्या तुम मेरी पत्नी का ख्याल नहीं रखती हो? वो इतनी कमजोर क्यों हो रही है? ये क्या इसे दूध पीने के लिए नहीं देती हो, या फल या ड्राई फ्रूट खाती है या नहीं? बताओ मुझे।
मासी परेशान होकर कहने लगी कि साहब जी, मैं तो इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, रोजाना दूध भी गर्म करके देती हूँ सोने से पहले, लेकिन ये न जाने क्या सोचती रहती हैं, सारा दिन बिल्कुल खामोश रहती हैं, कोई भी बात नहीं करती। मासी की बात पर वो हैरान रह गया था, जबकि वो सर झुकाकर सोफे पर बैठ गई थी। तभी वो उसका गाल थपथपाते हुए कहने लगा, शाबाश, हिम्मत करो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। नैना एक बार फिर से हिम्मत करके उठी थी। जाने उसकी तबीयत इतनी अजीब क्यों हो रही थी। जैसे ही वो तैयार होकर गाड़ी में बैठी, जगदीप ने उसे गहरी नजरों से देखा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं जल्दी आ जाता। मैंने तुमसे कहा है ना कि कोई भी परेशानी हो या कोई भी टेंशन हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल या मैसेज करके बता सकती हो। जी, वो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, आपको परेशान करना। नैना के कहने पर वो उसे गुस्से से देखने लगा था। पता भी है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से अपने बच्चे को खो सकता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और तुम्हें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। वो उसके गुस्से से डर गई थी। अचानक ही बिल्कुल खामोश हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। जगदीप को अपने ऐसे व्यवहार पर बहुत अफसोस हुआ था। उसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। उसे यूं होठ कुचलते हुए देखकर बहुत अफसोस हुआ था। तभी अपने कहे हुए शब्दों को ठीक करने के लिए वो नरमी से कहने लगा कि जब मन ठीक नहीं होगा तो बच्चे पर असर पड़ेगा ही। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ। वो अभी भी कुछ नहीं बोली थी। न जाने क्यों दिल चाह रहा था कि वो बहुत ज्यादा रोए। फिर डॉक्टर ने पूरी तरह से चेकअप करके जगदीप से कहा था कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। माँ के अंदर वीकनेस है, वो भी दवाई और प्रॉपर डाइट से दूर हो जाएगी। इनसे कहिए कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए पेशेंट का बहुत ख्याल रखना है। बच्चा तो ठीक है ना डॉक्टर? उसने घबराते हुए सवाल किया। जी जी, बिल्कुल ठीक है, और बस नेक्स्ट वीक से 6 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने जगदीप को तसल्ली करवा दी थी। वो खुशी खुशी उसे लेकर गाड़ी में आ गया था। न जाने क्यों नैना के चेहरे पर उसे बहुत उदासी महसूस हो रही थी। उसका दिल बहलाने के लिए वो कहने लगा कि चलो, मैं तुम्हें डिनर करवा देता हूँ। वो पहली बार उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा था। ये सुनकर वो हैरान रह गई थी। उसकी हैरानी पर वो कहने लगा, ये ज़रूरी है, तुम्हारे लिए इस बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। फिर उसी रात उन दोनों ने बाहर खाना खाया था। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि मत मेहरबान बनो इतने कि जब तुमसे बिछड़ना पड़े तो मेरा दिल कई हिस्सों में बंट जाए। वो दिल ही दिल में जगदीप से मोहब्बत करने लगी थी। वो आज रात उसी के पास रुका था। जगदीप को उसे देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं होता था। अब वो अपने दिल के मामले पर डरने लगा था, जो इस मासूम और भोली भाली लड़की का आदी होता जा रहा था। वो लम्हे जो धीरे धीरे गुजरने लगे थे, वो दिन तेजी से गुजरते चले गए थे। आखिरकार उसके डिलीवरी का दिन भी आ गया था। वो दर्द से तड़प रही थी। जगदीप ने उसका हाथ थाम लिया था। उसका दर्द से तड़पता हुआ वजूद देखकर भी वो बुरी तरह से डर गया था। वो बेहद परेशानी से इस बच्चे को पैदा कर रही थी। डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी करवाई थी। थोड़ी देर के बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आई थी। बधाई हो, बेटे का जन्म हुआ है। उसने सुकून की सांस ली और हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया था। और वो डॉक्टर से कहने लगा कि मेरी वाइफ कैसी हैं? जी, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस है, खून ज़्यादा बह गया था, उन्हें ब्लड चल रहा है। वो परेशानी से जगदीप से कह रही थी। बच्चे को लेकर वो उसके पास चला गया था। वो बहुत ही सफ़ेद पड़ गई थी। थैंक यू, तुमने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया। अब मैं इस बच्चे को लेकर मोनिका के पास चला जाऊंगा। उसके लिए ये बच्चा बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। प्लीज़, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। नैना की बात पर वो पलटा था। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो नैना? जगदीप से उसकी आंखों में नहीं देखा जा रहा था। तभी वो मुंह दूसरी तरफ करके कहने लगा था कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे डिवोर्स मत दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं आपके नाम के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। अभी उसकी तबीयत ठीक भी नहीं हुई थी और वो सफ़ेद चेहरा लेकर जगदीप से रिक्वेस्ट कर रही थी। वो खामोश और दंग खड़ा रह गया था। उसने देखी थी बच्चा पैदा करने की तकलीफ, जो उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। वो अभी भी बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उसे औलाद की खुशी देकर, लेकिन उसने ये सब पैसों की खातिर किया था। अचानक जगदीप के अंदर से आवाज़ आई, पैसों की खातिर किया है, लेकिन वो पैसे उसने अपने अपने वजूद के लिए नहीं लिए थे, अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए लिए थे। अगर वो लालची लड़की होती तो दूसरों का भला क्यों सोचती? वो गहरी सोच में डूब गया था। उसे इस तरह से वो यूं खामोश देखकर नैना डर गई थी।
फिर वो ठहरे हुए शब्दों में कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेकर। अभी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 दिन तक अस्पताल में ही रखेंगे। तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूँगा। वो सीरियस होकर कहता हुआ वहाँ से पलटकर चला गया था। पीछे नैना आंसू भरी नज़रों से उसे देखती रह गई थी। फ़ोन करके उसने मोनिका से पहले ही कह दिया था कि वो एक उसके लिए सरप्राइज़ लेकर आ रहा है, वो घर पर ही रहे। मोनिका बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। न जाने क्या सरप्राइज़ है जो वो मेरे लिए लेकर आना चाह रहे हैं। पता नहीं ऐसी भी क्या बात होगी। वो सोचने पर मजबूर हो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो गोद में बच्चा लेकर आया तो वो फौरन ही 2 कदम दूर हो गई थी और उसने बच्चा थामने से इनकार कर दिया था। कौन है ये? ये किसका बच्चा है ये? तुमने इसे गोद लिया है क्या? वो चिल्लाने लगी थी। नहीं मोनिका, गोद नहीं लिया है। ये मेरा अपना बच्चा है, मेरा खून है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे एक बच्चा चाहिए, वो भी अपना खून। और तुमने ही मुझे इजाज़त दी थी इस बच्चे को दुनिया में लाने की, और ये बच्चा अब इस दुनिया में आ गया है। हम दोनों माता पिता बन गए हैं। देखो कितना प्यारा बच्चा है। वो बहुत ही खुश लग रहा था। देखो जगदीप, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई लड़की तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सकती है। ज़रूर तुमने उसके साथ शादी की होगी। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। तो मुस्कुराते हुए वो कहने लगा कि हाँ, मैंने उस लड़की के साथ शादी ज़रूर की थी, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा जिसके शरीर से इस बच्चे ने जन्म लिया है। यही तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हम दोनों के बीच में। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मोनिका। अब तुम इस बच्चे की माँ बनकर परवरिश करोगी। मोनिका परेशान हो गई थी और खामोश भी थी। थोड़ी देर के बाद वो गड़गड़ाते हुए कहने लगी, लेकिन मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि किसी केयरटेकर का बंदोबस्त कर लेते हैं इसे पालने के लिए। तुम जानते हो ना कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ। मुझे तो पहले ही बच्चे का कोई शौक नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही है, मुझे नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारे सर पर होगी। चाहे तुम इसके लिए नौकरानी रखो या फिर खुद इसे पाल लो, मैं इसका कोई काम नहीं करूँगी। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी खुद पर बिल्कुल भी लागू नहीं करती हूँ। मोनिका के मुंह से ये शब्द सुनकर उसे बेहद तकलीफ हुई थी। वह हैरानी से उसे देखता रह गया था। ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? तुम्हारी खातिर, तुम्हारी गोद भरने की खातिर तो मैंने इतना सब कुछ किया था, और तुम इस बच्चे को पालने से इनकार कर रही हो। तुम इसकी परवरिश क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें ये नहीं पसंद कि हमारी औलाद इस दुनिया में हमारा नाम लेकर चले? आखिर कैसी पत्नी हो तुम? अब उसे बेहद ही गुस्सा आ रहा था। देखो जगदीप, एक बात का मैं तुम्हें साफ साफ जवाब देना चाहती हूँ। मैं इस बच्चे जैसे झंझट में नहीं पड़ना चाहती। 10 साल हो गए मेरी और तुम्हारी शादी को। ये समय बहुत होता है एक दूसरे को समझने के लिए। तुम भी मुझे समझ जाओ कि मैं बच्चे नहीं पाल सकती। मैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। वो कंधे उचकाती हुई अपने कमरे में चली आई थी। पीछे बच्चा थामे हुए जगदीप उसको जाते हुए देखता रह गया था। पूरी रात बच्चे ने खूब परेशान किया था। वो अकेला ही उसे संभाल रहा था, जबकि मोनिका अकेली अपने रूम में जाकर आराम से सो रही थी। उसके दिल में अजीब सा ख्याल पैदा हुआ था कि ये बच्चा जिसकी माँ भी जिंदा है, वो अस्पताल में है और उसके लिए तड़प रही होगी। खुद भी ये बच्चा माँ को तलाश कर रहा है। इसकी आंखें अपनी ममता को ढूंढ रही हैं। तो फिर मैं कैसे इस मासूम को इसकी माँ से जुदा करूं, जबकि जिसे मैं माँ बनाने का सोच रहा हूँ वो उसकी माँ बनने को तैयार भी नहीं है। वो उससे नफरत करेगी, उसकी देखभाल भी नहीं करेगी, तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? बार बार मुझे इस लड़की का ख्याल आएगा जिसने इस बच्चे को पैदा किया है, जो इसकी सगी माँ है। उसके अंदर से आवाज़ आई, तभी लम्हे भर में फैसला हो गया था। फौरन ही वो सुबह 4 बजे अस्पताल पहुंच गया था, लेकिन बिस्तर खाली था। नैना ना जाने कहाँ चली गई थी। वो परेशान सा डॉक्टर से पूछने लगा तो डॉक्टर कहने लगी कि मैंने इस लड़की को बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने खुद ही अपने हाथ से ड्रिप भी हटा दी थी और खुद ही अकेली अपने घर चली गई, और उसने आपका इंतज़ार भी नहीं किया। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया था और अपना सर पकड़ने लगा। बच्चा लगातार रो रहा था। फिर उससे आगे सब्र नहीं हुआ। गाड़ी में बैठकर बच्चे को मासी संध्या के हाथ में थमा दिया और उसे पीछे बैठने को कह दिया। वो नैना के घर चला आया था। वो जानता था कि वो वहाँ ही होगी और कहाँ जाएगी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो अपनी माँ से रो रो कर कह रही थी कि मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी कि वो मेरा बच्चा ले गए। ये भी बर्दाश्त कर लूँगी कि 1 साल मैंने उस इंसान से मोहब्बत करके गुजार दी है, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। मैं हमेशा उसके नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ
उसके शब्द सुनकर जगदीप हैरान रह गया था। तभी उसकी बहन रोशनी ने उसके कान में चर्चा की थी, वो देखो तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे को लेकर आया है। ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। जैसे ही पलटी, सामने ही जगदीप उसके बच्चे को लेकर खड़ा हुआ था। माँ, इन्हें कहिए कि यहाँ से चले जाएंगे, मुझे डिवोर्स देने आए हैं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए कहा था। जगदीप ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को उठा लिया था। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने बच्चे की माँ को। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करके मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, और वो लड़की जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है उससे भी अलग नहीं होना चाहता। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान रह गए थे। आप सच कह रहे हैं, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? वो बार बार उससे यही सवाल करती रही तो जगदीप मुस्कुरा दिया था। नहीं, मुझे खूब अच्छे से समझ आ गया है कि इंसान चाहे कितने ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कितनी ही फ्यूचर की प्लानिंग बना ले, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। और उस ऊपर वाले ने मुझे ये बात समझाई है कि रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर नहीं बनते, रिश्ते तो दिल से बनाए जाते हैं। उसने नैना का हाथ थाम लिया था। वो वापस अपने बच्चे के साथ उसे फ्लैट में लेकर आ गया था। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बार बार अपने बेटे को चूम रही थी, फिर मोहब्बत भरी नजरों से जगदीप को देखने लग जाती थी। वो भी उसे चाहत से देख रहा था। वो जानता था कि आगे मोनिका के सामने उसे बहुत डटकर खड़ा होना है। मोनिका न सिर्फ उसकी बहन का घर खराब करती, बल्कि शायद उसकी और नैना की जिंदगी भी खराब कर देगी। लेकिन एक माँ की खातिर और अपने बच्चे के लिए उसे सबसे ही लड़ना होगा। उसने फैसला किया था कि वो नैना को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेगा और ना ही निकाल सकता था, क्योंकि जो मोहब्बत उसे मोनिका से नहीं मिली थी, नैना ने उसे वही चाहत देकर अपना दीवाना कर लिया था। कुछ समय बीत गया था। मोनिका अपने घमंड में रही और वो इस बात से नाराज थी कि जगदीप ने दूसरी शादी कर ली थी। वो भी जगदीप से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने भी दूसरे लड़के से शादी कर ली जो उसका दोस्त था। उसे लगता था कि सारी जिंदगी बिना औलाद के और दोस्तों के साथ पार्टी करके अपनी जिंदगी की सारी बिगड़ी हुई हरकतों को अंजाम देकर गुजर जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। आने वाले समय में अपनी औलाद और अपना परिवार ही काम आता है। वो खुद ही जगदीप को छोड़ चुकी थी, जबकि जगदीप को भी मोनिका को छोड़कर कोई अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि उसे भी उसकी खुशियों का कोई दुख नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपना फायदा ही देखती थी। आज भी जगदीप और नैना एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।